हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी शुरुआत होगी अपवाह बेसिन या नदियों के तंत्र से। इसमें सिर्फ हम नदियां नहीं देखेंगे बल्कि विश्व में उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियां भी देखेंगे। तो एक तरह से मैपिंग का लेक्चर है ये। आज का लेक्चर पूरा वर्ल्ड मैपिंग का है, लेकिन इसके बाद जल्द ही हम भारत की भी समस्त स्थलाकृतियों की बात करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपवाह बेसिन से। तो अपवाह बेसिन के अंतर्गत एक नदी का समस्त आयतन वाला क्षेत्र आ जाता है। मतलब वह नदी जिस मार्ग से होकर गुजर रही है और जो विभिन्न जल स्रोत या सहायक नदियां उसमें जाकर मिल रही हैं, वे सभी मिलकर उस नदी का अपवाह बेसिन बनाती हैं। अब किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं और कई रेखाओं के योग को प्रवाह रेखा जाल कहा जाता है। किसी नदी में प्रवाह रेखा जाल के दृश्य प्रतिरूप को प्रवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, जैसे वृक्षाकार, अरीय, आयताकार पैटर्न आदि। अब जो भी विभिन्न प्रवाह बेसिन हैं जो एक सागर में गिरती हैं, वह एक प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी का तंत्र, अरब सागर का तंत्र आदि। अब अपवाह तंत्र का संदर्भ नदियों की उत्पत्ति और समय के साथ उनके विकास से होता है। अपवाह तंत्र को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला उच्चावच, जिसमें भूगर्भीय संरचना और ढाल आते हैं, और दूसरी है जलवायु, जिसमें जल की मात्रा, जल का आयतन और वेग आदि आते हैं। अब आगे अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुगामी या अनुवर्ती या कंसिक्वेंट अपवाह तंत्र। इसमें क्या होता है, जो नदियां होती हैं वह ढाल के अनुसार बहती हैं। इसके बाद दूसरा है इनकंसिक्वेंट अपवाह तंत्र या अननुवर्ती नदियां। इसमें ये नदियां ना तो ढाल के अनुसार और ना ही चट्टानी संरचना के अनुसार गमन करती हैं। इनकंसिक्वेंट अपवाह तंत्र दो तरह का होता है। पहला पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट। इसका तात्पर्य ऐसी अपवाह प्रणाली से है जिन पर ढाल या स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो ढाल के अनुसार विकसित नहीं है। इसके उदाहरण है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां। ये सभी नवीन क्षेत्र में मिलती हैं। आगे इनकंसिक्वेंट अपवाह तंत्र का दूसरा प्रकार है सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित तंत्र। अब नॉर्मली क्या होता है कि नदियां मुलायम चट्टान पर ही घाटी बनाती हैं और कठोर पर नहीं बना पाती। लेकिन यदि कोई नदी कठोर चट्टान पर भी घाटी का निर्माण कर ले तो इसे ही अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब इसका विकास तभी होता है जब चट्टानें क्षैतिज अवस्था में होती हैं, ऊपर मुलायम और नीचे कठोर चट्टान होती है। यह नदी घाटी के विशेष भाग में ही निर्मित होता है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि ऐसी नदियां संरचना के अनुसार विकसित नहीं होती, जैसे सोन, चंबल, हडसन आदि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ये सामान्यतः प्राचीन क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। चलिए अब नदी प्रवाह के अनुसार कुछ बातें देख लेते हैं। तो कंसिक्वेंट वे नदियां हैं जो ढाल के अनुसार बहती हैं। अब इस कंसिक्वेंट में यदि कोई नदी 90 डिग्री के एंगल पर सहायक नदी के रूप में प्रवेश करती है तो उसे सबसिक्वेंट कहा जाता है। फिर आगे सबसिक्वेंट में ही इसकी कोई सहायक नदी कंसिक्वेंट नदी की दिशा में ही बहते हुए उसी के समांतर सबसिक्वेंट से मिलती है तो उस नदी को रेसिक्वेंट कहा जाता है। और यदि यह कंसिक्वेंट नदी के विपरीत दिशा में बहती हुई उसके समांतर सबसिक्वेंट नदी से मिलती है तो उसे ऑफ सिक्वेंट कहते हैं। इसे आप आसानी से दिए हुए डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों की बात करते हैं। इसमें पहला है वृक्षाकार या पादपाकार अपवाह प्रतिरूप। ये मैदानी भागों में होता है। इसके एग्जाम्पल है गंगा और यमुना नदी। दूसरा टाइप है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। इसमें विभिन्न चट्टानों में जोड़ और विभिन्न संधियां आयताकार रूप में पाई जाती हैं। ये चूना प्रधान क्षेत्र में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए फ्लोरिडा, पूर्वी यूगोस्लोवाकिया, फ्रांस कासेसस क्षेत्र, मैक्सिको युक्टन चैनल और भारत में रीवा सतना पठार, कैमूर, मिर्जापुर और देहरादून का क्षेत्र। इसके बाद अगला आता है परनुमा या पंख के आकार का प्रतिरूप। इसमें खड़े ढाल वाली पर्वत श्रेणियों के मध्य सकरी घाटी वाले भाग न्यून कोण में मिलते हैं। अगला है हैरिंग बोन या रिप पैटर्न।
इसमें तेज ढाल वाले पर्वत श्रेणियों के मध्य चौड़ी घाटी वाले भाग में सहायक नदियां लगभग 90 डिग्री में मिलती हैं। एग्जाम्पल है दामोदर और टेंसी नदी। अगला प्रकार है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि मुख्य नदी के दोनों ओर यदि कटक उपस्थित होते हैं तो मुख्य नदी से कटकों से निकलने वाली नदियां समकोण पर मिलती हैं। यह वलित संरचना क्षेत्र है, इसे ही जालीनुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला है अपकेंद्रीय या केंद्रीय अपसारी या अरी अपवाह प्रतिरूप। यह गुंबदाकार क्षेत्र में होते हैं। फिर आता है अभिकेंद्रीय या केंद्रीय अभिसारी या अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप। इसमें केंद्र की ओर नदियां बहकर आती हैं, जिसमें आयरे बेसिन और चार्ट बेसिन इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है समांतर अपवाह प्रतिरूप। ये सागर के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे भारत का पश्चिमी घाट। इसमें सागर के समीप यदि बड़े पर्वत हैं तो ढाल के अनुरूप ही समांतर क्रम में विभिन्न नदियां सागर में आकर मिलती हैं। अगला है प्रच्छन्न या खंडित अपवाह प्रतिरूप। ये अर्ध शुष्क और मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के पास उपस्थित भावर प्रदेश। अगला है अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप, जिसमें गुथी हुई मुख्य और सहायक नदियां होती हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी झीलें और जलधाराएं आपस में मिलती हैं। इसके बाद अगला है कंटकी अपवाह प्रतिरूप, जिसमें दो नदियों के मध्य में यदि कटक उपस्थित होता है और उस कटक से दोनों ही नदियों में अलग अलग सहायक नदियां बह रही होती हैं, तो आगे चलकर यह कंडीशन उत्पन्न हो कि दोनों सहायक नदियां आपस में जुड़ जाएं और कटक को बीच से काट दें, तो इसे कंटकी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप। चलिए अब विश्व की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें हम सिर्फ नदियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि विश्व में उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों को जानेंगे, जिसमें विभिन्न झीलें, पर्वत, पठार आदि को देखेंगे। चलिए तो मैपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो यहाँ की नदियों की यदि बात करें तो उत्तर में देखिए यूकॉन नदी। ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है और नॉर्टन साउंड में जाकर समुद्र से मिलती है। इसे 10,000 द्वारों की घाटी कहा जाता है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है और इसी के समीप सहस्त्र घाटी ज्वालामुखी समूह भी मौजूद है। यहीं यूकोन का पठार मौजूद है और यह नदी ब्रुक्स पर्वत तथा अलास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। आगे है मैकेंजी रिवर, जो मैकेंजी की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसी में ग्रेट स्लेव झील भी उपस्थित है। फिर आगे है कोलंबिया नदी और स्नैक इसकी सहायक नदी है। कोलंबिया रिवर पर ग्रैंड कुली बांध मौजूद है। इसके बाद नीचे आती है कोलोराडो नदी। इसके समीप मीड झील उपस्थित है। कोलोराडो नदी पर ग्रैंड हूवर बांध है। यह नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। अब मध्य में देखिए मिसिसिपी नदी को। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है मिसौरी नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब मिसौरी और मिसिसिपी नदी सेंट लुई में जाकर मिलती हैं। मिसिसिपी नदी की बाएं ओर से सहायक नदियां ओहायो और टेनेसी हैं और दाएं ओर से सहायक नदियां अरकनसास और रेड नदी है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह यूएसए की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों के कारण अक्सर इसमें बाढ़ आती है। अब मिसिसिपी नदी में तेज धारा और महीन मलबा होने के चलते यह पंजाकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी के बाद आती है रियो ग्रांडे नदी। यह मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। अब यूएसए और कनाडा की सीमा में देखिए जो 5 लेक मौजूद हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टारियो लेक। तो इरी और ऑन्टारियो के मध्य नियाग्रा फॉल मौजूद है और ऑन्टारियो झील से ही होते हुए निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। अब सेंट लॉरेंस नदी के समीप ही ना ओटावा, मॉन्ट्रियल, लंदन, हैमिल्टन और क्यूबेक नामक शहर मौजूद हैं। अब सेंट लॉरेंस नदी के आसपास की जलवायु अनुकूल होने की वजह से यहाँ पर औद्योगिकरण अधिक हुआ है। इसके आसपास का एरिया मैदानी भाग है। इसके चलते उद्योग के साथ साथ खेती का भी अधिक विकास हुआ है। अब आगे कुछ अन्य फैक्ट देखें तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है
और वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे बसा है। और मिसिसिपी और मिसौरी नदी जहां मिलती हैं सेंट लुई, तो उसे मक्का की मंडी कहा जाता है। ये सारी बातें थी उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। इसमें सबसे पहले देखते हैं अमेजन नदी को। तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी की सहायक नदियों में लेफ्ट से मारानोन, जापुरा और नेग्रो नदी आती हैं, तो वहीं दाएं ओर से उकासली, पुरुष, मेडिरा, तापाजोस, जीगू और अरागुइया नदी आती हैं। अमेजोन नदी हिमानीकृत नदी है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है। अब अगली नदी आती है मैगडेलेना, जो कि कोलंबिया में है, और उसी के समीप है ओरनेगो नदी, जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा बनाती है। ये दोनों नदी जिस क्षेत्र में है वह पेट्रोलियम का क्षेत्र है। अब आगे देखिए ब्राजील के पठार से निकली नदी साओ फ्रांसिस्को नदी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और ब्राजील के पठार से ही दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है पराना नदी। ये पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, साथ ही पराग्वे और ब्राजील की भी सीमा बनाती है, और आगे जाकर पराग्वे नदी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं पराग्वे नदी के बारे में। तो ये मांटो ग्रासो के पठार से होकर निकलती है। इसके ही आसपास ग्रान चाको वनस्पति मौजूद है। ये पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, और पराग्वे और ब्राजील की सीमा भी बनाती है। मतलब पराना और पराग्वे दोनों नदियां पराग्वे के साथ अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों की ही सीमा बनाती हैं, और अंत में यह जाकर रियो डी प्लाटा की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद आती है उरुग्वे नदी। तो यह जो उरुग्वे नदी है, यह दो बड़े देशों ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। साथ ही उरुग्वे देश और अर्जेंटीना की भी सीमा बनाती है। उरुग्वे नदी घोड़े की नाल की आकृति के समान स्वरूप में बहती है, और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर में कोलोराडो नदी, नेग्रो नदी और चुबुट नदी आती है। जो चुबुट नदी है ना, यह पेंटागोनिया के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। तो ये सारी नदियां थी दक्षिण अमेरिका की। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। इसमें सबसे पहले आती है नील नदी। ये व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है, जिसमें व्हाइट नील विक्टोरिया झील और अल्बर्ट झील के आसपास के क्षेत्रों से निकलती है, और ब्लू नील इथोपिया से निकलती है। दोनों मिलकर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का निर्माण करती हैं। अब नील नदी की ऊपरी घाटी में बहुत लंबी लंबी सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों की वजह से ही निचली घाटी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, क्योंकि मरुस्थल में ढाल का अभाव होता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यह अंत में जाकर भूमध्य सागर में ही मिलती है। इसके बाद है कांगो नदी, जो कटंगा के पठार से निकलती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसमें जलप्रपात और छिप्रिकाएं अधिक मात्रा में बनते हैं। इसमें विद्युत उत्पादन के अधिक आसार हैं, लेकिन राजनीतिक अशांति और बाजार अभाव के कारण इस क्षेत्र के ऊर्जा का दोहन नहीं किया जा सका है। अब कांगो नदी की सहायक नदियां उबांगी, लोमानी और कसाई नदी हैं। अगली नदी आती है जाम्बेजी नदी। यह जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना तीनों की सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी में विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा झील उपस्थित हैं। जाम्बेजी नदी के सर्वाधिक जल विद्युत का यूज हुआ है। आगे है लिम्पोपो नदी, जो उच्च वेल्ड से निकलती है। लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना तथा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दोनों की ही सीमा बनाती है, और यह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे लिम्पोपो नदी के दक्षिण में ही मौजूद है ऑरेंज नदी, जो कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। अगली नदी है नाइजर नदी, जो माली, नाइजर और नाइजीरिया से गुजरती है। इसी के समीप टिम्बकटू शहर माली में उपस्थित है। नाइजीरिया में यह पेट्रोलियम का क्षेत्र है। नाइजर नदी में ही केंजी जलाशय उपस्थित है, और नाइजीरिया में इसे ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर की राजधानी नियामे भी
इसी के तट पर मौजूद है। अब इसी के राइट साइड में सेनेगल और गैम्बिया नदी देख सकते हैं आप, और लेफ्ट साइड में चाड झील से निकलती है चारी नदी। तो ये थी कुछ अफ्रीका की प्रमुख नदियां। अब आगे बात करते हैं यूरोप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ब्रिटेन को देखते हैं। इसमें टेम्स नदी को देखिए, यह हुगली नदी की बहन कहलाती है। इसके समीप बसा हुआ लंदन ज्वारीय या नदी बंदरगाह शहर है। टेम्स नदी के आसपास ब्रिटेन का सबसे मैदानी क्षेत्र उपस्थित है, इसीलिए यहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब आगे आते हैं स्पेन और पुर्तगाल वाले क्षेत्र में। तो इसमें दो नदियां हैं, जिसमें टेगस नदी के समीप लिस्बन मौजूद है और लिस्बन के उत्तर में ड्यूरो नदी आती है, और वहीं उत्तर में कैंटाब्रायन पर्वत से एब्रो नदी निकलती है, जो कि चावल की खेती के लिए फेमस है। स्पेन के बाद आता है फ्रांस का क्षेत्र। इसमें पहली है लॉयर नदी, जो कि फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। फिर आती है सीन या सिएन नदी, जिसके समीप पेरिस मौजूद है। सीन नदी को फ्रांस की गंगा कहा जाता है। यह वॉस्जीस पर्वत से निकलकर इंग्लिश चैनल में जाकर मिलती है। इसके बाद दक्षिणी फ्रांस में है रॉन नदी, जो कि लॉयंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। रॉन नदी के समीप ही जेनेवा और मॉर्सेई शहर मौजूद हैं। रॉन नदी के समीप मिस्ट्रल पवन, जो कि ठंडी स्थानीय पवन है, उससे बचने के लिए लोग लंबवत वृक्ष लगाते हैं। इसमें ही राइन रॉन नहर आंतरिक परिवहन के लिए बनाई गई है। अगला देश आता है जर्मनी। इसमें है राइन नदी। यह फ्रांस से होते हुए जर्मनी में प्रवेश करती है। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जीस पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। यह यूरोप की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी के समीप रोटरडम, एसम, कोलोन, फ्रैंकफर्ट और स्टुटगार्ट जैसे शहर मौजूद हैं। इसके बाद जर्मनी में ही बोहीनिया के पर्वत से निकलती है बेसर नदी। बेसर नदी के बाद आती है एल्ब नदी, जिसकी सीमा पर ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन मौजूद है। एल्ब नदी पर ही कील नहर स्थित है। जर्मनी के आगे आता है पोलैंड, और पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा बनाती है ओडर नदी। ये कार्पेथीनियन पर्वत से निकलती है। आगे पोलैंड में ही विस्चुला नदी उपस्थित है, जिसके समीप पोलैंड की राजधानी वारसा मौजूद है। ये नदी प्रिपेड दलदल से निकलती है। अब आगे आ जाता है रशिया। तो रशिया की राजधानी मॉस्को जो है, वह वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। इसके मुहाने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और रूस में इससे अंतः जल परिवहन होता है। अब यूरोप और एशिया यूराल पर्वत के माध्यम से अलग होते हैं। तो इस पर्वत के समांतर ही बहती है यूराल नदी। यह भी कैस्पियन सागर में ही जाकर गिरती है और कजाकिस्तान को दो महाद्वीपों में बांटती है। आगे रशियन प्लेट्यू से डॉन नदी निकलती है, जिसे नहर के माध्यम से वोल्गा नदी से जोड़ा भी गया है। डॉन नदी जाकर एजोव सागर में मिलती है। अगली नदी है नीपर नदी, जो ब्लैक सी में मिलती है। उसके नीचे आती है नीस्टर नदी, ये भी काले सागर में मिलती है। और फिर सर्वाधिक देशों में प्रवाहित होने वाली है डेन्यू नदी, जो कि वॉस्जीस से निकलकर काले सागर तक प्रवाहित होती है। इसके बाद आ जाते हैं इटली में। तो इटली में जो पो नदी है, उसे इटली की गंगा कहा जाता है। इसमें ही लोम्बार्डी का मैदान स्थित है। यह इटली का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। पो नदी के समीप ही वेनिस शहर है, जिसे एडियाटिक की रानी कहा जाता है। फिर इटली के मध्य में टाइबर नदी है, जिसके किनारे रोम शहर उपस्थित है। टाइबर नदी इटली की पवित्र नदी मानी जाती है, और रोम शहर को पहाड़ों का शहर कहा जाता है। तो ये सारी नदियां थी यूरोप की। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो शुरू करते हैं टर्की से। टर्की में टोरस माउंटेन है। यहाँ पर लेक वेंगुएला है, जो विश्व की सबसे खारी झील है। अब देखिए, टर्की से निकलती है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी के समीप ही इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता थी। टिग्रिस की सहायक नदी है यूफ्रेटस। ये दो इराक की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद आता है इजराइल और जॉर्डन वाला क्षेत्र,
जिसमें डेथ सी या मृत सागर है, और जॉर्डन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सी ऑफ गैलीली में जाकर मिलती है। अब आगे सऊदी अरब में अल नफद और रब अल खाली दो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। अब जो काला सागर और कैस्पियन सी हैं, इसे काकेसस रेंज जोड़ती है। अब आते हैं ईरान में, तो यहाँ कैस्पियन सागर के साथ लेफ्ट में लेक उर्मिल भी स्थित है। यहाँ उत्तर में एल्ब्रुज माउंटेन और दक्षिण में जाग्रोस माउंटेन है। साथ ही दस्त कबीर और दस्त लुफ्त दो मरुस्थल हैं। फिर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य अरल सागर स्थित है। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियाँ सिर दरिया और आमुर दरिया हैं, जो कि पामीर के पठार से निकलती हैं और जाकर अरल सागर में मिलती हैं। फिर कजाकिस्तान में बलकाश झील है, जो कि कोयला का भंडार क्षेत्र है। अब उत्तर में आते हैं रशिया में, तो वेस्टर्न साइबेरिया में ओब नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये कारा सागर में जाकर मिलती है। फिर वेस्टर्न साइबेरिया को सेंट्रल साइबेरिया से अलग करती है येनिसी नदी, जो कि सयान माउंटेन से निकलती है। इसी की सहायक नदी है अंगारा नदी, और इसी के समीप बैकाल झील उपस्थित है। फिर आगे वर्खेयांग्स पर्वत श्रेणी के समांतर ही लीना नदी बहती है, और रशिया के पूर्वी भाग में कोलिमा नदी तथा कोलिमा पर्वत श्रेणी मौजूद है। आगे आमूर नदी है, जो ओखाटस्क सागर में जाकर गिरती है। अब रशिया के बाद आता है चाइना। चाइना में ना माउंटेन को शान कहा जाता है। तो मंगोलिया के नीचे आता है अल्ताई सान और अल्तुन सान। इनके बीच टकला मकान का मरुस्थल उपस्थित है, और लेफ्ट में है तियन सान। उसके नीचे आता है पामीर का पठार। अल्तुन सान के समीप भी लेक नूर उपस्थित है चाइना में। पूर्वी चीन में गोबी का मरुस्थल उपस्थित है। उसी के समीप बीजिंग शहर है। अब यहाँ उपस्थित नदियों की बात करें तो सबसे ऊपर आती है हुआंग ही नदी। यह क्षेत्र लोयस रेत वाला है। हुआंग ही नदी को चाइना का शोक भी कहा जाता है, और इसे पीली नदी भी कहते हैं। इसके समीप का सेंगजी प्रांत कोयला क्षेत्र है। हुआंगी नदी बोहाई की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, येलोशी के समीप। अगली नदी है यांग्त्सी नदी। इसके समीप चोंगकिंग और वुहान शहर उपस्थित हैं। हुआंगहो और यांग्त्सी नदी के बीच का क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यांग्त्सी नदी के समीप ही संघाई शहर उपस्थित है। यह ईस्ट चाइना सी में जाकर मिल जाती है, और इसके समीप बसा हुआ चोंगकिंग शहर कागज केंद्र है। अब यांग्त्सी नदी में 3 जॉर्ज डैम है, जो विश्व का सबसे बड़ा डैम है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ का संघाई शहर चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। यह वस्त्रोद्योग के लिए फेमस है। वुहान शहर में लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। अगली नदी आती है जीजियांग, जिसके समीप ग्वांगझाऊ और हांगकांग शहर उपस्थित हैं। यांग्त्सी नदी और जीजियांग के मध्य यूनान का पठार मौजूद है। अब आगे आती है होंग नदी, जिसके समीप वियतनाम का हनोई शहर मौजूद है। फिर अगली आती है मेकोंग रिवर। मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से निकलते हुए चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया आदि की सीमा बनाते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है। इसी के समीप कंबोडिया का नाम पेन शहर और वियतनाम की होची मिन सिटी मौजूद है। मेकोंग रिवर के समान ही तिब्बत के पठार से निकलती है साल्विन नदी, और इसी के समांतर म्यांमार से होकर जाती है इरावडी नदी, जिसके समीप म्यांमार का नेपिदा मौजूद है। अराकान योमा की श्रेणी भी म्यांमार में ही मौजूद है। अब जो मेकोंग रिवर है, उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर थाईलैंड का शहर बैंकॉक छायो फ्राया नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक जलयान उद्योगों के लिए फेमस है। अब आगे एशिया में पाकिस्तान के अंदर किरथर रेंज और सुलेमान रेंज मौजूद है। अब इसमें हमारे प्यारे भारत की नदियों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके लिए अगला सेपरेट लेक्चर आएगा। तो नदियाँ तो कंप्लीट हो गई। अब विश्व की अन्य कुछ परिदृश्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व की प्रमुख जलधाराओं को देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को देखिए। उत्तरी अमेरिका में अलास्का की गर्म जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अमेरिका के लेफ्ट में पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा मौजूद है।
फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइए। इसमें उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है, एंटिलीज की जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है और नॉर्वेजियन की जलधारा है। साथ ही रेनेल जलधारा, बेलाफास्ट की जलधारा और कैनारी की जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। और नॉर्वेजियन जलधारा के चलते ही नार्वेक, हैमरफेस्ट और मुर्मांस्क जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि के बंदरगाह हमेशा चालू रहते हैं। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा भी मौजूद है। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, वेंगुएला की ठंडी जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा और ब्राजील की गर्म जलधारा मौजूद है। फिर आते हैं हिंद महासागर में, तो भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, अगुलहास और मेडागास्कर की गर्म जलधाराएं मौजूद हैं। साथ ही पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा भी मौजूद है। फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में आयोशिवो की ठंडी जलधारा और ओखाटस्क की ठंडी जलधारा मौजूद है। साथ ही जापान के दोनों ओर क्यूरोसियो और आसिमा की गर्म जलधाराएं हैं। तो ये थी विश्व की प्रमुख जलधाराएं। अब इसके बाद विश्व के प्रमुख सागरों की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के समीप चुकची सागर, बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ड सागर, लेब्राडोर सागर, सारागासो सी और कैरेबियन सागर मौजूद हैं। अब यूरोप और रशिया के उत्तरी भाग में देखिए, ये जो सागर मैं बोलने वाला हूँ इनके क्रम याद रखिएगा। तो पहले तो ब्रिटेन के पास इसमें उत्तर सागर आ जाता है। अब आगे देखिए, नॉर्वेजियन सागर, बेरेंट सागर, कारा सागर, लेप्टिव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, बेरिंग सागर, ओखाटस्क सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर, इन्हें एक क्रम में याद रखना है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास सागर भी देख लेते हैं। तो फिलीपीन सागर के बाद सेलिबीस सागर, जावा सागर, बांदा सागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, कोरल सागर और तस्मान सी आते हैं। फिर भारत के समीप उपस्थित है अरब सागर। इसके बाद भूमध्य सागर की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी छोटे छोटे सागर मौजूद हैं। इटली के लगभग नॉर्थ में लिंगुरियन सागर, लेफ्ट में टिरहीनियन सागर, साउथ में इयोनियन सागर और इटली के दाईं ओर एड्रियाटिक सी मौजूद है। फिर आगे ग्रीस के पास इरियन सागर है, उसके बाद मरामरा सागर है, फिर काला सागर और एंजोव सागर आते हैं। उसके आगे है कैस्पियन सी और इजराइल के पास मृत सागर मौजूद है। अब अरब पेनिनसुला और अफ्रीका के मध्य रेड सी मौजूद है। तो ये थे विश्व के प्रमुख सागर। अब बात करते हैं विश्व में उपस्थित प्रमुख खाड़ियों के बारे में। अब उत्तरी अमेरिका के पास देखिए, मैकेंजी की खाड़ी, बोथिया की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और पनामा की खाड़ी। दक्षिणी अमेरिका में पेनास की खाड़ी, सैन मीवियस की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी और ग्रांडे की खाड़ी मौजूद हैं। आते हैं यूरोप में, तो इसमें स्पेन और फ्रांस के मध्य ब्रिस्के की खाड़ी है, नॉर्वे फिनलैंड के मध्य बोथनिया की खाड़ी है, फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य फिनलैंड की खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के मध्य रीगा की खाड़ी है। आगे भूमध्य सागर में फ्रांस के नीचे लायंस की खाड़ी है और अफ्रीका में ट्यूनीशिया और लीबिया के मध्य गिब्स की खाड़ी है तथा लीबिया के ऊपर सिंद्रा की खाड़ी है। फिर सोमालिया और यमन के मध्य अदन की खाड़ी है। आगे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी मौजूद है। भारत के समीप बंगाल की खाड़ी है। उत्तर में रशिया के पास आबू की खाड़ी और सेलिखोवा की खाड़ी है। थाईलैंड के समीप थाईलैंड की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। लेफ्ट में सार्क की खाड़ी और साउथ में एनकाउंटर की खाड़ी तथा स्पेंसर की खाड़ी मौजूद है। न्यूजीलैंड के पास हॉक की खाड़ी
और प्लेंटी की खाड़ी हैं। तो ये विश्व की प्रमुख खाड़ियां थीं। चलिए अब विश्व की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। पहली है ग्रेट बेयर झील, फिर ग्रेट स्लेव झील, फिर आर्थावास्का झील, फिर रेंडियर झील, और उसके बाद 5 बड़ी झीलें आ जाती हैं, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो आते हैं। इसमें मिशिगन और ह्यूरोन के मध्य शू नहर मौजूद है। ह्यूरोन और इरी के मध्य सेंट क्लेयर नहर है और इरी तथा ओंटारियो के मध्य वेलैंड नहर है। इसके बाद यूएसए में आती है ग्रेट साल्ट लेक, जो विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। इसके बाद लेक मीड आती है, जो मानव निर्मित हूबर बांध के माध्यम से बनी है। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। तो यहाँ वेनेजुएला में माराकाइबो झील उपस्थित है, जो पेट्रोलियम का क्षेत्र है। फिर बोलीविया और पेरू के मध्य टीटीकाका झील उपस्थित है, जो कि मीठे पानी की सबसे ऊंची नौकायान झील है। उसके नीचे बोलीविया में पूपो झील भी मीठे पानी की झील है। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में। तो इसमें सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया, जो केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य स्थित है। इसी के आसपास छोटी छोटी लेक्स मौजूद है। टाना झील इथोपिया में मौजूद है। तुर्काना झील इथोपिया, कीनिया और साउथ सूडान में मौजूद है। विक्टोरिया झील के उत्तर में उपस्थित क्योगो झील युगांडा में स्थित है। विक्टोरिया झील के लेफ्ट में अल्बर्ट झील और उसके नीचे एडवर्ड झील, दोनों ही युगांडा और कांगो गणराज्य के बीच स्थित है। फिर उनके नीचे किवू झील रवांडा और कांगो गणराज्य के बीच स्थित है। फिर विक्टोरिया झील के लेफ्ट में ही किवू झील के नीचे टंगनाइका झील बुरुंडी, तंजानिया और कांगो गणराज्य के मध्य स्थित है। टंगनाइका झील में जाम्बिया का क्षेत्र भी आता है। फिर नीचे मलावी झील है, जो मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक तीनों में उपस्थित है। अब जो विक्टोरिया झील है ना, वह भी मीठे पानी की झील है। आगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य करीबा झील मौजूद है। आगे मध्य अफ्रीका में चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून के मध्य स्थित है। और घाना देश में वोल्टा झील मौजूद है। अब ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित झीलों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख झील आयरे झील है, जो खारी है, गहरी अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से बनी झील है। आयरे झील के दक्षिण में फ्रोम, गार्डनर और टॉरेंस झील मौजूद है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मूर और वर्ली झील हैं और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वुड्स लेक मौजूद है। एशिया की झीलों की बात करें तो यहाँ कैस्पियन सागर 5 देशों से जुड़ा है: ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए टिकरा, TIKRA। आगे बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। बैकाल झील रशिया में है और टर्की में उर्मिया झील है। तो ये सारी थी विश्व की प्रमुख झीलें। अब विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा तो है रॉकीज पर्वत। इसके अलावा ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत, तटीय पर्वत श्रेणी, कॉस्केट पर्वत, सियरा नेवेदा जो कि एक भ्रंशोत पर्वत है, वासजेस पर्वत, अपलेशियन पर्वत जो कोयला क्षेत्र है, और वाशिंगटन पर्वत आते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में कार्ड डी मैरिडा, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल, सियरा पाकाराइमा और सियरा टुमुकवे मौजूद हैं। अफ्रीका में एटलस माउंटेन, लोमा माउंटेन, निम्बा पर्वत। यह लोमा और निम्बा पर्वत लोह अयस्क के लिए फेमस है। आगे दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है। बात करें यूरोप की तो यहां ब्रिटेन में पेनाइन्स पर्वत है, जो ब्रिटेन का मेरुदंड कहलाता है। स्पेन में कैंटाब्रायन पर्वत और स्पेन तथा फ्रांस के मध्य पिरेनीज श्रेणी मौजूद है। आगे इटली के उत्तर में
आल्पस माउंटेन, वॉस्जीस पर्वत और जुरा पर्वत उपस्थित हैं। राइन नदी के एक और वॉस्जीस पर्वत और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। आगे ग्रीस के समीप ही उत्तरी क्षेत्र में पिंड्स पर्वत मौजूद हैं। फिर काला सागर के नीचे टर्की के उत्तरी भाग में पॉन्टीन पर्वत और दक्षिणी भाग में टॉरस पर्वत मौजूद हैं और इन दोनों के मध्य अनातोलिया का पठार आता है। अब ऐसे ही यूरोप में भी कार्पेथीनियन पर्वत और डिनारिक आल्पस के मध्य में हंगरी का मैदान आता था। अब बात करें कैस्पियन सागर के नीचे ईरान के उत्तरी क्षेत्र में एल्ब्रोस पर्वत और दक्षिण में जाग्रोस पर्वत मौजूद हैं। इनके मध्य ईरान का पठार आता है। फिर आगे क्रमशः कारपेट, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज आ जाती हैं। किरथर रेंज पाकिस्तान में मौजूद है। अब मंगोलिया और चीन वाले क्षेत्र की बात करें तो अल्ताईसान और तिएनसान के मध्य जुंगेरियन द्रोणी मौजूद है। फिर तिएनसान और कुनलुन-शान के मध्य टकला मकान का मरुस्थल है। कुनलुन-शान और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार मौजूद है। तो ये थी विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख पठारों की। तो उत्तरी अमेरिका में देखिए यूकोन का पठार है। फिर कोलंबिया का पठार है जो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से बना है। फिर कोलोराडो का पठार एक मरुस्थलीय पठार है। मैक्सिको के पठार में चांदी की बहुलता है। फिर ओजार्क का पठार गुंबदाकार है। पीडमेंट के पठार में फॉल लाइन देखने मिलती है। लॉरेंसिया का पठार आता है और लैब्राडोर का पठार आता है जिसमें धात्विक खनिज मौजूद हैं। आगे आता है दक्षिणी अमेरिका जिसमें गुयाना का पठार है। मोंटा ग्रासो का पठार केंद्रीय अपसारी अपवाह तंत्र लिए हुए है। बोलीविया का पठार अंतःपर्वतीय पठार है जो टिन के लिए फेमस है। फिर ब्राजीलियन पठार आता है जो जल तथा जलवायु विभाजक का कार्य करता है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उन्नत क्षेत्र है। फिर है पेंटागोनिया का पठार जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है और एक पर्वत पट्टी पठार भी है। आगे यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ स्पेनिश मसाटा और फ्रेंच मैसिफ धात्विक खनिज हैं जो प्राचीनतम पठार हैं। इसके बाद टर्की में अनातोलिया का पठार आता है। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ टार्डेमेड और अहग्गर का पठार है। यूथोपिया का पठार है। सोमालिया का पठार है और जो कतंगा का पठार है उसमें अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है जो कांगो और जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया गया है। कटंगा का पठार तांबे, हीरे, सोने, चांदी और प्लेटिनम के लिए फेमस है। फिर आता है बी का पठार, कॉप का पठार, उच्च वेल्ट और वृहत कारू का पठार साउथ अफ्रीका में। अब एशिया में आ जाएं तो यहाँ साइबेरिया का पठार रशिया में, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, चाइना में टकला मकान का पठार और तिब्बत का पठार मौजूद है। युन्नार का पठार भी यहीं है। सान का पठार म्यांमार में और आसियान देशों में ही कोराट का पठार भी मौजूद है जो कि टिन के लिए फेमस है। आगे ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली और बर्कली के पठार मौजूद हैं। तो ये थे विश्व के कुछ प्रमुख पठार। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर लंबा हो गया लेकिन फैक्चुअल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए अब अगले लेक्चर में भारत की नदियों और भारत की स्थलाकृतियों की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।